हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक टॉपिक को, इसका नाम है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आपने 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो उससे काफ़ी सिमिलर है समझने के लिए। कैसे? कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। दो पॉइंट पर ध्यान देंगे। एक ये पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या है, दूसरा मैग्नीट्यूड इस पर। ठीक, क्या कहता है कूलम्स लॉ कि अगर हमने दो चार्ज ले लिए, एक लिया हमने Q1 और एक ले लिया Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया R, इनके बीच में डिस्टेंस R ले लिया और इनको कहाँ रख दिया है? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होगा? जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम में रख दिया। अगर एयर के लिए भी बात करें कि अगर दो चार्ज को हम एयर में भी रख देते हैं तो भी उसके लिए फॉर्मूला लगभग एक ही होता है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें क्या हो गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कूलम्स लॉ स्टेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब आपको ये पता चल गया Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तीन ही कंडीशन है। अगर पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव हो गए तब भी रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। तो दो केस है, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो क्या रहेगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का मीनिंग ये है कि ये दो जिस बॉडी पर चार्ज है Q1 Q2, सपोज कर लिया हमने, तो यहाँ लिख दिया Q1 Q2, दो चार्जेस हैं। मान लिया किसी बॉडी पर तो होंगे चार्ज, मान लिया कोई दो बॉडी पर चार्ज है Q1 Q2, तो उनके साइज के कंपैरिजन में उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उनके साइज के कंपैरिजन में, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब फुटबॉल के साइज के ले लिए, अब हमने उनके बीच में डिस्टेंस कितना कर दिया? 100 मीटर, 200 मीटर, तो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर एक पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो छोटा लगने लगेगा, दूसरी पोजीशन से पहले वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे छोटा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये है, या तो ये पॉइंट चार्जेस हों, और अगर दो बॉडीज पर चार्ज है तो उन बॉडीज के डायमेंशन, जैसे स्फेरिकल बॉडी है तो बॉडी का रेडियस की बात करें, उसके कंपैरिजन में इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी को देखें तो वो कैसी दिखे? पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी। उसकी भी मैं कंडीशन बताऊंगा ऐसा किस लिए बोल रहे। पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इन दोनों के पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझेंगे। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, दो ही फोर्स लगेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, सपोज कर लिया Q1 अगर पॉजिटिव दे रखा है तो Q1 की वैल्यू तो पॉजिटिव रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन अगर Q2 नेगेटिव दे रखा है तो Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ कैसे रखेंगे? पॉजिटिव, न्यूमेरिकल में। इसका भी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको ये जो मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन छोड़ देना है, माइनस का साइन किसी ऑब्जेक्ट के साथ में है। अगर मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है, अब मैं बोल रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट
जिसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैग्नीट्यूड है 5, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 5, ये इसकी यूनिट होगी। अब मैंने साइन को हटा दिया, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना है, जो उसके आगे का साइन है उसको छोड़ देना। अब क्या हो रहा है, उसके आगे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे ये पता चला कि अगर इन दोनों चार्ज की वैल्यू बढ़ती है या एक की भी बढ़ती, Q1 की बढ़ जाए या Q2 की बढ़ जाए या दोनों की बढ़ जाए, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा। और अगर इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाएगा। सिंपल सा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होना ही होना है। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहीं कहीं पर बुक्स में मैं एक चीज बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, ये Q1 Q2 है ना, इसे ऐसे भी लिख देते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मॉड Q2 मॉड। तो उसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात कुछ नहीं है। मॉड का मतलब ही मैग्नीट्यूड है। मॉड लगने पर जो वैल्यू होती है, अगर वो माइनस में होती है तो अंदर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है मॉड में, ऐसा लिखा है तब भी चलेगा और ऐसा लिखा है तब भी चलेगा। हमने ये लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर हमने लिखा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है K, ये होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके बराबर हो गई। तो हम इसको इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4, K की वैल्यू यहां पर कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना लगेगा उसको कैलकुलेट करने का ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। इतना समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्म आपने देखा, इसमें ये एप्सिलॉन नॉट, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिर इस पर थोड़ी सी और चीज़ें बताएंगे। इसको मैं रखूँगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, इसका पूरा क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन नॉट को हम लिखेंगे, या इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट
अभी आपने देखा यहां पर इसकी यूनिट कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमने यूनिट कितना लिखा था, वैल्यू लिखा था 9 × 10⁹। आपको आसान रहेगा इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखा था हमने। इसका क्या कर देना, पूरी यूनिट का रेसिप्रोकल कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कूलम स्क्वायर, माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, पर न्यूटन, यहाँ प्लस में पावर है, कोई पावर नहीं तो 1 है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर। लेटर को क्या प्रोनाउंस करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा इसका ये, और भी इसका एक नाम बोलते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो हर सिंबल जो भी हम यूज करते हैं एक तो उसका नाम होता है, नाम नहीं बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा रो, अब इस सिंबल का नाम क्या हो गया, रो। अब जब मैंने इसको रो लिख दिया तो ये जहां पर भी आएगा आप बोलेंगे इसको रो, सिंबल को तो रो बोलेंगे, लेकिन ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम रो को बोल सकते हैं, डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρL/A। अब रो तो ये भी है, तो ये यहाँ पर रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं पर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सिंबल का नाम वही रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे समझना है, इस सिंबल को तो हम एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, और इस सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। इसको क्या बोल, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब परमिटिविटी क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। एक इसी जैसा सिंबल है, वो भी एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते, इसको एप्सिलॉन। ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी हुई। और एक और टर्म है इसी से सिमिलर, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या देखा हमने, इसको एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू फिक्स है। इसको क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है। और इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी। अब परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी होती क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, परमिटिविटी परमिट करने की एबिलिटी, परमिट करने की एबिलिटी है। परमिट करने की एबिलिटी है, तो उससे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो बराबर होता है एप्सिलॉन r, बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो के बराबर। एप्सिलॉन r किसके बराबर होता है, अगर एप्सिलॉन r को डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मीडियम की परमिटिविटी, ये फ्री स्पेस की। और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला एप्सिलॉन बराबर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के बराबर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के बराबर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि परमिटिविटी फ्री स्पेस
यानी कि ये वैक्यूम या एयर के लिए हम यही ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी परमिटिविटी परमिट करने की एबिलिटी, अब किस चीज़ को परमिट करने की बात कर रहे हैं? जब दो चार्ज होंगे तो एक चार्ज से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक लाइंस, दूसरे में जाएंगी वो इलेक्ट्रिक लाइंस। तो एक चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, प्लस से निकल के माइनस में जा रही हैं, तो उन इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट करने की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट करने की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी तो फिक्स है, लेकिन अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी इस फॉर्मूले से देखें तो हमें यह पता चल रहा है कि मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से ज़्यादा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर है। ये तक क्लियर हुआ? मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है। अलग अलग मटीरियल्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग मटीरियल्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो अलग अलग, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी आप जब पढ़ेंगे तो आपको दे रखा होगा, उसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन होगा तो दे रखा होगा। अब हमें यहाँ ये देखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जो हमने कूलम्स लॉ लिखा उसमें क्या चेंज आएगा। तो उससे पहले मैं एक बात बता, जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, वो फॉर वैक्यूम इसकी वैल्यू होती है 1। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फॉर एयर वैल्यू होती है 1.00054। अगर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 1 हो जाएगी। अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा हूं फॉर वाटर, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी 80 है। सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं है 8। किसी बुक्स में कहीं कहीं पर 81 भी दे रखा होता है, 80 81 हो सकता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी का मीनिंग क्या है? वाटर की परमिटिविटी 80 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब कहने का ये हो गया, ऐसे बोलने से ऐसा लग रहा है कि दो चार्ज हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में। अगर हम दोनों चार्ज को किस में रख दें? वाटर में रख दें, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस परमिट हो रही, पास हो रही हैं, उसकी स्ट्रेंथ 80 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए परमिटिविटी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर बोलने में तो ये लग रहा है कि परमिटिविटी ज़्यादा है, पर एक्चुअल में ये वो परमिटिविटी है अपोजिशन वाली। अपोजिशन का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये बोलता हूँ आपसे कि किसी ऑब्जेक्ट की परमिटिविटी 4 है, किस परमिटिविटी की बात करें? रिलेटिव परमिटिविटी की। किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 4 है। इसका मतलब ये हुआ, बोलने से ऐसा लग रहा है कि उसकी परमिटिविटी 4 है, तो दो चार्ज के बीच में अगर मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर हमने उस मटेरियल को उन दोनों चार्ज के बीच में डाल दिया, दो चार्ज के बीच में Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने मान लिया 100 न्यूटन है। अब हमने कहा अभी इनके बीच में क्या है? वैक्यूम है। अभी हमने एक ऐसा मटेरियल जिसकी रिलेटिव, कोई भी हमने कंसीडर कर लिया, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि जब परमिट करने की एबिलिटी 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई तो फोर्स कितना हो जाना चाहिए? तो ये तो 400 हो जाना चाहिए। अब फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 400 न्यूटन। लेकिन ऐसा नहीं, 400 न्यूटन नहीं होगा। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 25 न्यूटन हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे होगी? तो बोल रहे परमिटिविटी ज़्यादा है, परमिटिविटी तो 4 टाइम हो गई। उस मटेरियल की
अब आपको थोड़ा समझना है इसको, देखो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में वैक्यूम है, दो ऑब्जेक्ट मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में वैक्यूम है, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है दूसरे चार्ज तक। अब हमने क्या करा, उसके बीच में एक ऐसा मटेरियल रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। ये मानो दो चार्ज को एक ऐसे मटेरियल में डाल दिया हमने जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, 4 टाइम। तो वो क्या करेगा, वो इसका मीनिंग ये है कि वो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसे 4 टाइम कम कर देगा, 4 टाइम अपोज करेगा। ज्यादा का मतलब क्या होगा, अगर किसी चीज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तभी तो वो किसी को कम कर सकता है। अगर किसी चीज की स्ट्रेंथ ज्यादा है तभी तो वो किसी चीज को कम कर सकता है, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी तो कम कैसे करेगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 4 टाइम्स है। 4 टाइम का मीनिंग क्या है कि वो 4 टाइम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। अब उसका एग्जाम्पल समझे आप, एग्जाम्पल यहां पे समझे, सपोज कर लिए अभी हमने, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने जो कूलम्स लॉ लिखा, कूलम्स लॉ हमने लिखा था, आप यहां देख सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो हमारा एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बनता है। अब क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की प्लेस पे क्या ले सकते हैं यहां से, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो समझ में आया, जब इतना लिख लिया ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर सपोज कर लें हम कि दो चार्ज के बीच में जो हमारे ये Q1 Q2 जो चार्ज है, Q1 दूसरा हमारा क्या है Q2 और Q2 डिस्टेंस R, इनके बीच में क्या है, वैक्यूम। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन R कितना हमने ऊपर लिखा यहां पर 1 है हमारा, देख सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके प्लेस 1 कर दिया तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो हम पहले कंसीडर क्या करके रखते हैं कि दो चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, दो चार्ज वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं। दो चार्ज कहाँ रखे हैं, वैक्यूम के, मतलब इसका मीनिंग होगा दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब आप खुद समझें कि अगर आपने क्या किया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वैक्यूम नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को इनटू 1 अपॉन, इसको तो ऐसे रहने देता हूँ, इसके आगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। अब अगर वैक्यूम कंसीडर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब सपोज कर लो हमने वैक्यूम कंसीडर नहीं किया, हमने माना कि दो चार्ज के बीच में कोई ऐसा मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 4 है। कितना है, एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन R की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू आएगी, मान लो जैसे हमने पहले कंसीडर करा, इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आ गया हमारा 100। अब उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन 4, तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 न्यूटन, उससे 4 टाइम कम हो गया। तो जितनी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही दो चार्ज के बीच में फोर्स कम लगेगा। इतना क्लियर हो, उतना ही दो चार्ज के बीच में फोर्स कम लगेगा। इस चीज को आपको समझना है। दूसरी चीज हो गई कि इसमें हम बात करेंगे परमिटिविटी की वैल्यू। मैंने बताया आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग मटेरियल की परमिटिविटी की वैल्यू आपको दे रखी होगी। इस एप्सिलॉन R को हम
रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हम इसको K से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, K से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो K हमने क्या किया, हम जब कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये K किसके बराबर होता है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको नहीं बोल रहे, इस एप्सिलॉन R के प्लेस पर आप K लिख सकते हैं, और इस एप्सिलॉन R के प्लेस पर जब आप K लिखेंगे तो ये कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये K कभी भी इसके बराबर नहीं है, ये K इसके बराबर है, और इस K को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवा दी, 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू लिख रखा है आप। तो समझ में आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर आप कोई बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, तो आप बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको तीनों क्या देखना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी। इतनी बात आई समझ में? ओके। अब मैं इसको करवाने से पहले, अब ये आपका टॉपिक हो गया, अब मैं आप इसको इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। और ये टॉपिक अब एक मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कूलम्स लॉ आपने पढ़ा उस पर बेस्ड। उससे पहले आपको मैं कन्वर्जन फैक्टर बताऊंगा। कन्वर्जन फैक्टर इसलिए क्योंकि अब आप न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट होंगे तो फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल होते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो जो कन्वर्जन फैक्टर आप सीखेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में आपकी हेल्प करेगा, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको समझ में आएगा। कन्वर्जन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा होगा कि 4 सिस्टम 11th क्लास में, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 2 सिस्टम की बात करेंगे, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे मैक्सिमम आप SI सिस्टम में न्यूमेरिकल करेंगे, SI सिस्टम में आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, किस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देखिए। सपोज कर लिए यहां पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको तो एज इट इज लिख देंगे, इनटू सेंटी के प्लेस पर आपने क्या लिखना है, 10⁻⁻², और मीटर के प्लेस पे मीटर कर देना। ये कन्वर्ट हो गया, जो कि फाइनली कितना हो गया, फाइनली हो गया 10⁻² मीटर, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में क्या हो गया, 1 के प्लेस पे 1 लिखा, इस मिली के प्लेस पे क्या करेंगे, 10⁻³ और इस मीटर के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, मीटर एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इससे क्या पता लगा कि अगर 1 मिलीमीटर लिखा है तो आप सीधा उसे 1 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख दो, 10⁻³, 3 है तो 3, सो ऑन। अगर 2.5 है तो यहाँ पर 2.5 लिख दो और 10⁻³ यानी कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। तो माइक्रो 1 के प्लेस पे तो 1 लिखा, इस माइक्रो के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइक्रो के प्लेस पे लिखेंगे हम 10⁻⁻6 और मीटर के प्लेस पे मीटर कर देंगे, ये माइक्रोमीटर हो गया। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर हो गया। नेक्स्ट हो गया 1 नैनोमीटर, ये आपका नैनोमीटर हो गया।
तो 1 के प्लेस पर 1, नैनो के प्लेस पर क्या लिखेंगे 10⁻⁹ नैनो, और मीटर के प्लेस पे क्या कर देंगे मीटर, ये नैनोमीटर हो गया आपका। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर लगा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा, 1 के प्लेस 1 और 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। उसके बाद 1 पिकोमीटर, ये क्या हो गया हमारा पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, 1 के प्लेस 1, पिको का कन्वर्जन क्या है 10⁻⁻12 और मीटर के प्लेस पे मीटर लिख देना, बस पिकोमीटर हो गया। सपोज कर लो लिखा है 1 माइक्रोमीटर, तो क्या करेंगे 1 के प्लेस 1, माइक्रो का कन्वर्जन क्या है 10⁻⁻6, दूसरे माइक्रो का फिर अगेन 10⁻⁻6 और मीटर के प्लेस पर मीटर, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10⁻12 मीटर, या आप इसको 10⁻12 मीटर भी लिख सकते हैं। और लास्ट क्या है 1 फेम्टोमीटर, ये क्या है फेम्टोमीटर, फर्मी भी बोलते हैं इसको फर्मी भी बोलते हैं। 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी किसके बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻50 मीटर। ये हो, बस इनको याद कर लेना है आपको। ये फिजिक्स में भी काम करेंगे, केमिस्ट्री में भी काम करेंगे, दूसरी जगह भी काम करेंगे। अब देखो ये तो लेंथ वाले कन्वर्जन थे कि सेंटीमीटर को मीटर में। अब आपको समझ जो लेंथ है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और सॉरी लेंथ की जो सीजीएस यूनिट है वो है सेंटीमीटर, और लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर। अब वो तो बात ठीक होगी, सेंटीमीटर में दे रखा है, आपने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आपने बोला सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर मिलीमीटर दे रखा है तो ये तो ना तो सीजीएस में ना एसआई में, तो इसको आपको किस में करना है मीटर में। कैसे करेंगे ये बता रखा है। माइक्रोमीटर दे रखा है तो ये भी ना तो ये सीजीएस में ना ये एसआई में, तो इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे किसमें एसआई में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये टेबल आपको बता दी गई। तो आपको सारी वैल्यूज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद फिर न्यूमेरिकल करना। और एसआई से पता नहीं सीजीएस में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जनरली हम एसआई में करते हैं। जितनी भी किसी फॉर्मूले में फिजिकल क्वांटिटी होंगी सबको आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद करना। ऐसा नहीं एक फिजिकल क्वांटिटी एसआई में है, एक फिजिकल क्वांटिटी सीजीएस में है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर, तो आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान। अब आप इसकी हेल्प से देखें दूसरे कन्वर्जन कैसे करेंगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज में। फॉर एग्जांपल करंट आपको दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। अब ये मिली एम्पियर करंट की ये सीजीएस यूनिट तो है नहीं, लेकिन एसआई भी नहीं है, तो अब इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपने सीधा लिखा I = 2.5 मिली का कन्वर्जन 10⁻⁻3, ये हो गया कन्वर्जन, और एम्पियर के प्लेस पर एम्पियर, बस कन्वर्ट हो गया एसआई में कन्वर्ट। ऐसे ही हमने दूसरा एक वैल्यू ले लेते हैं, हमने लिखा है 5 माइक्रो एम्पियर, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 5 के प्लेस पर 5, माइक्रो के प्लेस पर 10⁻⁻6 एम्पियर। समझ में आया। ऐसे हमने लिखा फोर्स, अगर फोर्स लिखा है क्या लिखा है वहां पर 10 माइक्रो न्यूटन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 10⁻⁻6 न्यूटन। तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि अगर आपने ये टेबल को समझ लिया तो आप किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी कन्वर्जन है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इस पर बेस करते हैं न्यूमेरिकली। चार्ज की बात करेंगे तो दो चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे दूसरे, तो उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पता ही है सबको,
कूलम, सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी होती है? ये होती है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, और इसको बोल देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। कूलम, और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम 3 × 10⁹ ESU। जनरली सीजीएस यूनिट वैसे यूज नहीं होगी, एसआई यूनिट ही कूलम यूज होगी। तो एसआई यूनिट चार्ज की कूलम, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम। अब एक न्यूमेरिकल, हमने दो चार्ज ले लिए। एक चार्ज लिया Q1, दूसरा ले लिया हमने Q2। Q1 की वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम। अब देख रहे हो 5 माइक्रो कूलम प्लस में, और ये 4 माइक्रो कूलम। चार्ज की यूनिट सीजीएस सिस्टम में नहीं है, एसआई सिस्टम में भी नहीं है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस इनके बीच में दे रखा है 0.2 मीटर। ठीक, आपको इनके बीच में फोर्स निकालना है। अब ये तो क्लियर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। लेकिन उसके हमें क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। तो F इक्वल्स टू जो आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2 r², ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब क्या हो गया? F इज इक्वल्स टू, अब इसके प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1/4πε0। इसके प्लेस पर पुट करेंगे 9 × 10⁹। ये वैल्यू जो होती है ऐसे सिस्टम में होती है 9 × 10⁹। ये वैल्यू इस पूरी को सॉल्व करने के बाद, ε0 की वैल्यू पुट करने के बाद ये आती है सॉल्व करने का। तो ये एसआई सिस्टम में, तो आप जब ये एसआई में लिख रहे हैं तो आप चार्ज को, ये तो वैल्यू चार्ज की जो है ना तो एसआई में ना सीजीएस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी एसआई में करना पड़ेगा। तो 5 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है? 5 के प्लेस पर 5 × 10⁻⁶। 5 के प्लेस पर 5 माइक्रो का कन्वर्जन, और कूलम के प्लेस पर कूलम। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 × 10⁻⁶ इंटू, अब Q2। अब यहाँ पर ध्यान देना, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पे चार्ज माइनस में ले रखा है, आपको ये माइनस साइन नहीं लेना है, आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना? मैग्नीट्यूड, यानी कि साइन आपको ये छोड़ देना माइनस। तो आपने कहना 4 माइनस छोड़ दिया, माइक्रो कूलम है तो उसे तो कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें? 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस के प्लेस पर 0.2 का स्क्वायर। अब क्या होगा आपका? F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ × 5 4 या 20 × 10⁻⁻12 कर लिया इनको, और ये इसका स्क्वायर कर दिया 0.04 हो गया। इससे कैंसिल कर दिया तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका यहाँ लिख देते हैं 9 × 20 × 10⁻⁻3। ठीक है, 0.04 तो 0.04 डेसिमल हटा दिया, 2 0 लगा दिए, 1 0 ये, 2 0 ये कैंसिल हो गया। कितना बचेगा? 9 × 2/4 कैंसिल हो गया, 9/2 फाइनली 4.5 न्यूटन। समझ आई बात? इस तरीके से आप सॉल्व करें। तो देखो अब पावर में हमने लिखने से फ़ायदा क्या हो? हर जगह हम पावर में कन्वर्जन करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। डेसिमल लगा के अगर हम इसको ही 1 के आगे 6 0 लगा के इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल में बहुत बड़ी वैल्यू आती तो हमें दिक्कत होती। इसलिए हम कहीं पर भी जब करेंगे तो इस तरीके से कन्वर्जन पावर की फॉर्म में करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी।